तो अभी हमें लोहागढ़ के गेट पर, और ये अष्टधातु गेट है, ये दो गेट है, एक इधर है और इसके विपरीत दिशा में है। अष्टधातु गेट है और इसकी अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में एक महिमा है। वो क्यों है? क्योंकि ये गेट जो है ये यहाँ का नहीं था, ये गेट है चित्तौड़ का। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर, तो चित्तौड़ के उस गेट को, अष्टधातु के उस गेट को उखाड़ ले गया। वो लग गया जाकर दिल्ली में, दिल्ली पर अटैक किया था, तब इस गेट को वो दोबारा उखाड़ लाए थे। और इसी गेट की जो नुकीली कीलें हैं, आप देखोगे ये नुकीली कीलें हैं, इन नुकीली कीलों के सामने खड़ा होना पड़ा था हमारे पुष्कर सिंह पाखरिया को, क्योंकि हाथी चोट मार रहा था। अब हाथी इन कीलों पर चोट मारता था, लेकिन उसको खुद चोट लग रही थी, इसीलिए पाखरिया ने खुद अपनी छाती अड़ा दी। छाती अड़ाकर तब हाथी से कहा कि तुम महावत से कहा कि मुझ पर चोट करवाओ, और वो खुद वीरगति पा गए पाखरिया। लेकिन इस गेट को तोड़कर महाराजा जवाहर सिंह ने उस दिल्ली को जीता था। तो ये अपने आप में एक बलिदान हमें बताता है, ये ऐसे ही साधारण नहीं है। तो यहाँ पर जब जवाहर सिंह इसको उखाड़ लाए थे दिल्ली से, तो फिर एक पत्र भिजवाया था चित्तौड़ में कि आप अपना गेट ले जा सकते हैं। लेकिन वहाँ उनके भाई स्वाभिमान के विपरीत बात थी कि कैसे गेट ले जा सकते हैं। तब ये महाराजा जवाहर सिंह ने अपने किले में लगवाया था, यहीं पर ये अष्टधातु का गेट तब से लगा हुआ है, और चीख चीख कर कह रहा है हमारे वीरों के बलिदान के बारे में, हमारे सूरवीरों ने कैसे बलिदान देकर इस धरती का स्वाभिमान बचाया है उसके बारे में। तो इस गेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं इस किले के भीतर। तो अब हम पहुंच चुके हैं भरतपुर की सबसे प्रमुख जगह पर, जहां पर कभी भरतपुर के महाराज अपना दरबार लगाकर बैठते थे। यही वो स्थान है। आज ये म्यूजियम बन चुका है। आप यहाँ पर आओगे तो पौराणिक वस्तुएं आप यहाँ पर देख पाओगे। ये भरतपुर के महाराज का वो दरबार है। सामने वो स्थान है जहाँ पर महाराज बैठते थे, और ये प्रांगण में उनकी जनता खड़े होकर न्याय की मांग करती थी। और ये स्थान एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है। यहाँ पर 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। इस भरतपुर, अलवर और धौलपुर को एक अलग से प्रदेश बनाने के लिए, इसको मत्स्य प्रदेश बनाना चाहते थे, क्योंकि महाभारत में जिस मत्स्य प्रदेश का विराट नगर का उल्लेख मिलता, वो यही वो स्थान था जहाँ पर पांडव अपना अज्ञातवास काटते हैं। तो भरतपुर ये स्थान एक अलग से राज्य बनता, लेकिन वो नहीं हो पाया, तो यहीं पर बैठक हुई थी। ये महाराजाओं की तलवार, उनकी ढाल है। ये महाराज की पोशाक, ये ढाल। तो अब आप जो स्थान देख रहे हो, ये महाराजाओं का बड़ा ही व्यक्तिगत स्थान कभी रहता था, क्योंकि यहीं पर उनकी महारानियां स्नान करती थी, वे खुद भी यहीं पर स्नान करते थे। तो ये बहुत ही व्यक्तिगत जगह रही थी, प्राइवेट जगह थी। हाँ, ये आप जो देख रहे हो सामने, ये एक गुप्त कक्ष है, जो कि होता ही था, क्योंकि स्नान घर ही एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा कत्ल हुए हैं। अगर आप इतिहास देखोगे तो स्नान घर में ही सबसे ज़्यादा कत्ल होते थे, क्योंकि वहाँ पर वो हथियार लेके नहीं जाता था राजा। ये सामने जगह है फव्वारे की, यहाँ पर कभी फव्वारा चलता था, लेकिन अब नहीं। ये पूरा स्नानागार है, बड़ा ही आप जाओगे कभी देखोगे तो बड़ा ही अद्भुत और भव्य है। ये इंडो पर्शियन पूरी कारीगरी इस पर की गई है, बहुत ही बारीक कारीगरी है, मेहनत के साथ इसको सजाया गया है। यहाँ पर क्या होता था इसकी वास्तविक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये पूरा स्थानीय नहाने का, स्नान का, क्योंकि स्नान हमारे यहाँ एक जीवन का पवित्र अंग माना गया है। तो इस हमाम की भव्यता, हमाम शब्द एक्चुअली अरबी भाषा का है, इसलिए इसको हमाम कहते हैं। ये वो सामने जो जगह देख रहे हो, ये बाथटब रहा होगा, क्योंकि उसी की शेप में ये बना हुआ है। ये एक और जगह है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी गर्म होता था, क्योंकि सर्दियों में पानी गर्म चाहिए। ये हमारे इंजीनियर साहब हट नहीं रहे कैमरा हमें देकर। ये भी एक बाथरूम की जगह रही होगी। तो ये है म्यूजियम का दूसरा भाग, जहाँ पर ज़्यादातर हथियार रखे हुए हैं जो पहले यूज़ होते थे उस समय में। जैसे सामने देखोगे ये अलग अलग तरीके की तलवार और खंजर, ये और विशेष तरीके के।
ये भी देखो सामने एक अलग ही तरीके का आपको शस्त्र दिखेगा। ये उस समय की जो भी रिवॉल्वर होती थी, तमंचा। हाँ, ये विशेष चीज़ है, इसको देख के लगेगा कि इसमें पानी भरते थे, लेकिन इसमें बारूद भरकर रखते थे। बारूद, इन सभी में बारूद होता था, जो यूज़ होता था आपकी जो बंदूकें होती थी उनमें भी डालने के लिए यूज़ होता था। ये पोशाक उस समय की जैसी वो युद्ध भूमि में पहनकर जाते थे। ये एक और गन, इसके ऊपर शायद से साइलेंसर लगा हुआ है। ये वो बंदूकें हैं जो झरोकों में होकर किले की दीवार से, कहते हैं ना कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। ये सामने यहाँ पर अंगीठी, नीचे ये आग जलाकर महाराज लोग अपना, ये सामने उस समय की जो लालटेन थी। ये एक विशेष तरीके की थाली है जिसमें एक बड़ी ही चित्रकारी हो रखी है, पता नहीं किस काम की होगी, शायद दिखाने के लिए। एक बड़ा थाल, बहुत विशेष चीज़ें हैं ये। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लगता है इसमें, लेकिन बहुत मज़ा भी आता है। ये सामने और लोहे से बनी हुई आकृतियाँ, ये हमारे लड्डू गोपाल जी, ये प्यारे से। ये उस समय का जो भी वेट मापने का होता था, 100 ग्राम, 200 ग्राम, किलो, 2 किलो, 5-10 किलो तक, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले कर रखा है इन लोगों ने। ये मूर्तियाँ हैं प्राचीन, जो खुदाई में मिली हैं, भरतपुर से मिली हैं और भरतपुर के आसपास से मिली हुई हैं। और इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1500-2000 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी इसमें ये खंडर है, प्रतिमाएं हैं, बड़े ही अद्भुत। ये किसी का एक मंदिर का पिलर है। इसको देखोगे तो ये 11वीं सदी, सोचो 900 साल इसको बीत गए। ये ढोला मारू की है। मैं इसमें बताऊँ, ढोला मारू आपके राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ढोला मारू का मतलब क्या है? ढोला एक राजकुमार थे और मारू कहीं की राजकुमारी थी। दोनों का विवाह बचपन में कर दिया गया था। इतना बचपन में कर दिया गया था कि ढोला को तो याद ही नहीं था कि उसका विवाह हो चुका है, लेकिन मारू को याद था। तो मारू जब ये बड़ी हुई तो यहाँ ढोला का पहला विवाह हो गया। वहाँ पर मारू ये सोचती रही कि वो क्यों नहीं लेने आया जहाँ जिससे विवाह हो चुका है, लेकिन ढोला को याद हो तब ना। तब वो पत्र भेजती है, मारू बार बार पत्र भेजती है, लेकिन ढोला तक पत्र पहुँचते नहीं, क्योंकि जो ढोला की पहली पत्नी थी वो पत्रों को पहुँचने नहीं देती। तो यहाँ पर मारू फिर एक दूत भेजती है और कहती है कि जब तक राजा से स्वयं संदेश न कहो लौटना मत। तब ये दूत जाता है और संदेश कहता है, तब ये राजा मारू को लेने आता है। तो यहाँ पर आप जो दृश्य देख रहे हो इसमें पीछे मारू धनुष लेकर बैठी हुई है, क्योंकि रेगिस्तान में एक जो मारू को चाहता था वो यहाँ पर धूर्त बन के आ जाता है। तो मारू को पता लग जाती है, तो ये ऊँट पर दोनों भाग रहे होते हैं, पीछे मारू उस पर धनुष बाण तान लेती है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है हमारे राजस्थान की। कभी मौका लगा तो जरूर इसको विस्तार में बताएंगे। तो महाराजा सूरजमल पर एक इल्जाम भी लगाया जाता रहा है कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध होने जा रहा था तो महाराजा सूरजमल के 10,000 सैनिक मराठाओं के साथ थे, लेकिन ये इल्जाम लगता है कि वो बीच से ही छोड़कर मराठाओं को आ गए। लेकिन वास्तविकता क्या है इसकी? क्या वो मराठाओं को छोड़कर आ सकते थे? अगर छोड़कर ही आना था तो वो साथ में क्यों गए थे? तो पानीपत की जो फिल्म है, मूवी है, उसमें भी यही दिखाया है कि महाराजा सूरजमल सिर्फ एक आगरा के किले के लिए उनको छोड़कर आ गए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब मराठा हार गए, मराठाओं के हजारों सैनिक मारे गए थे, लेकिन फिर भी हजारों वहाँ से घायल होकर लौटे थे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो महाराजा सूरजमल ही थे जिन्होंने कम से कम 50,000 मराठा सैनिकों की और जो तीर्थयात्री थे उन सब की सेवा इसी महल में की थी, यहीं पर की थी। महारानी किशोरी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने यहीं पर सेवा की थी। 6 महीने तक मराठा सैनिकों को रखा, उनकी पत्नी बच्चों को यहाँ पर देखभाल की, और उनको छोड़ने के लिए यहीं के जाट सैनिक गए थे महाराष्ट्र तक। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, सोलापुर में वो जाट सैनिक वहाँ रुक गए थे, और आज भी वहाँ पर गांव हैं उन
सैनिकों के, तो महाराजा सूरजमल कैसे पानीपत में छोड़कर अकेले आ सकते थे, वो क्यों आए? इसमें बहुत सारे जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर जो सदाशिवराव थे वो नाराज हो गए थे महाराजा सूरजमल से। उसके भी बहुत सारे कारण थे कि महाराजा सूरजमल पर वो चाहते थे अपनी शर्तें मनवाना, लेकिन महाराजा सूरजमल चाहते थे कि वो उनके हिसाब से लड़े। तो मतभेद के कारण, मनभेद के कारण इसलिए उनको आना पड़ गया। और कहते हैं कि यहाँ पर सदाशिवराव महाराजा सूरजमल को कैद भी करना चाहते थे, ये बात उन तक पहुँची थी। तो वो इसीलिए अपनी सैनिकों की, अपनी सेना को लेकर आ गए। अगर महाराजा सूरजमल मराठाओं के साथ लड़े होते तो 10,000 सैनिक बहुत होते उस समय। और वो ये परिवेश था, यहाँ के सैनिक यहाँ के परिवेश में लड़ना जानते थे, मराठा नहीं जानते थे। मराठा एक धोती में लड़ रहे थे, वो भी जनवरी की संक्रांति का दिन था, ऐसी कड़ाके की ठंड में लड़ रहे थे। लेकिन जाट लड़ना जानते थे। अगर जाटों का संग मिला होता पानीपत युद्ध में तो हम जीतते, हमारी विजय होती और दृश्य ही कुछ और होता, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन बाद में महाराजा सूरजमल ने मराठाओं को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। इसके बाद ही महाराजा सूरजमल का आक्रमण होता है आगरा पर। 1 महीने के घेराबंदी के बाद महाराजा सूरजमल ने आगरा को जीत लिया था। और आगरा को जीतकर उन्होंने उस पूरे आगरा को पहले तो गंगा जल से धुलवाया। और जो ताजमहल है, यहाँ के जो सैनिक थे वो तो चाहते थे कि ताजमहल को तोड़ दिया जाए, लेकिन महाराजा सूरजमल ने वहाँ पर थोड़ा सा उदारता का परिचय दिया। और ये उदारता हमेशा हिंदू राजाओं के लिए खतरनाक ही रही है। उस ताजमहल को नहीं तोड़वाया और उसमें गुरसाल बना दी। आप सोचो इतिहास का कैसा वो दिन रहा होगा कि लाल किले को गंगाजल से धुलवाया जा रहा है और ताजमहल में भूसा भरवाया जा रहा है घोड़ों के लिए। बेटा आप सभी यूट्यूब पर आओगे। यही वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें रास्ता बताया है जवाहर बुर्ज का। तो ये साइकिलिंग करते हुए बच्चे पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी प्यारी सी हमारी बच्ची है। और ये अच्छा बच्चे, अरे सॉरी नहीं बच्चा है ये क्या नाम है बाबू तुम्हारा? क्या नाम है? संदीप नाम है इनका। और ये बच्चे हैं, यहीं रहते हो अभी ऐसे क्ले? अपन चौबड़ जाए ना, वहाँ से आए हैं। अच्छा, इस अंदर नहीं रहते, इसमें क्ले में नहीं रहते, बाहर से आए हो? बाहर से साइकिलिंग करते हुए हैं। हाँ। तो आज छुट्टी थी सभी की, तो बच्चे आ गए। हमारे यहाँ आईओ एकेडमी है ना, हम आईक्यू रखने पड़ते हैं। उसका टाइम स्कूल जाने का 2 बजे से 7 तक है, तो हमारी छुट्टियाँ स्टार्ट होंगी। बच्चे बहुत तेज हैं, ये देश का भविष्य है। ये तो बहुत तेज है। बताओ तो बेटा अपना नाम बताओ पहले, आ जाओ। नाम अभिषेक पारा सर है। क्या नाम है? अभिषेक पारा सर। अभिषेक पारा, ये पारा सर जी हैं। मेरा हैप्पी तो हैप्पी, आप BFP प्रीत, हैप्पी प्रीत। अच्छा, नाम बड़े अच्छे मिलते हैं पंजाबियों में। 6 जो हैं उनमें ऐसा नाम होता है एकदम अलग ही लेवल का। तो एक कोई रह गया। बेटा क्यों उदम मचा रहे हो? अब तुम बेटा ये जौहर करेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त जवाहर बुर्ज पर। जवाहर बुर्ज क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये बताया था आपको 4 बुर्ज थे। ये जो मेनली एक बुर्ज है जिस पर तोप रखी थी, जो कैनन रखी थी, वो रखी थी टारगेट करती हुई आपकी दिल्ली को। तो दिल्ली को टारगेट करते हुए यहाँ पर रखी थी। तो ये पूरा एक बुर्ज है, इसमें भीतर चलेंगे हम और देखेंगे इस बुर्ज की कैसी बना। देखो, आप देखोगे तो यहाँ से ये ईंटें हैं। इन ईंटों को देखो, ये बहुत पुरानी, और कहते हैं कि ये बता रही है कि हम बहुत पुरानी है। ये कहते हैं खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कितनी बुलंद थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं जवाहर बुर्ज पर। तो ये बुर्ज है, बुर्ज का मतलब वही डिफेंस करने के लिए अगर सेना घेर लेती है तो यहाँ पर कैनन्स लगा सकें, तोप लगा सकें और यहाँ से अपना डिफेंस कर सकें। इसका नाम जवाहर बुर्ज क्यों पड़ा? इसमें बड़ी एक रोचकपूर्ण कहानी है कि जो महाराजा जवाहर सिंह थे, उनके पिता थे महाराजा सूरजमल। तो महाराजा सूरजमल जब आक्रमण करते हैं दिल्ली पर, तो वो धोखे से वहाँ पर वीरगति पा जाते हैं। तो यहाँ पर उनको लाते हैं, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होता है। अब जो महाराजा जवाहर सिंह थे, जो उनके पुत्र राजा बने, एक दिन क्या होता है, वही महाराजा जवाहर सिंह अपनी माता के पास जाते हैं। उन्होंने पगड़ी धारण कर रखी होती है। तो माता बड़ी दुखी हो जाती है। तो महाराजा जवाहर सिंह ने पूछा कि माता, आपके दुखी होने का कारण क्या है?
तब जो किशोरी देवी थी, जो हम किशोरी महल देख के आए, जो महाराजा सूरजमल की पत्नी थी, वो कहती हैं कि मेरे दुखी होने का कारण ये है कि तुमने पगड़ी धारण कर रखी है, लेकिन तुम्हारे पिता की पगड़ी वहाँ दिल्ली में ठोकरें खा रही है। तुम पहले दिल्ली विजय करो, तब पगड़ी धारण करने का तुम्हें अधिकार है। तब महाराजा सूरजमल ने यह संकल्प लिया था कि वो प्रतिशोध लेंगे अपने पिता का। कहते हैं कि वो प्रतिशोध का जो संकल्प था वो यहीं खड़े होकर लिया था, क्योंकि दिल्ली सामने थी, मतलब यहाँ से उसकी डायरेक्शन है, तो यहाँ से उन्होंने प्रतिशोध का एक स्वप्न लिया और यहीं से सारी उन्होंने रणनीति बनाई। तो इस बुर्ज का नाम जवाहर बुर्ज पड़ गया। तो ये बहुत ही सजा हुआ था। पहले आप इधर चौकी, इधर आप छतरी देखोगे, यहाँ पर लोग बैठते होंगे, पर्दे लगे होंगे, यहाँ पर मखमल के गलीचे बिछे रहते होंगे। इसको देखोगे, अभी आप देखकर कहोगे कि इसमें हम खो खो खेल सकते हैं, छिपन छिपाई, लेकिन ये बहुत उन्नत रहा होगा। अगर मैं तोप की बात करूं तो तोप के मामले में यहाँ भरतपुर का एक नाम है कि यहाँ पर एक लाखा तोप है। लाखा तोप आपको कहाँ मिलेगी? लाखा तोप मिलेगी आपको डीग में जाकर। तो लाखा तोप के बारे में ये कहना है कि वो यहाँ से चलाई गई थी और दिल्ली में जाकर दरवाज़ा तोड़ दिया था। हालांकि ये कहावत है, लोकमत में प्रचलित है, लेकिन लाखा तोप इतनी भयंकर थी जिसके बारे में ऐसी कहानियाँ बनी। तो ये प्रसिद्ध है यहाँ की तोप है। अगर तोपों के बारे में थोड़ा सा इतिहास का भी अगर आप जिक्र करोगे तो पहले बारूद आया, और बारूद कब आया? बारूद आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2000 साल पहले बारूद आया। तोपें कब आई? तोपें तो भी आई, बाबर लेके आया था हिंदुस्तान में तोपें, लेकिन बारूद पहले ही आ चुका था हिंदुस्तान में। मजे की बात यह है, हम लेकिन बारूद से क्या करते थे? हम फुलझड़ियाँ छोड़ते थे। पहले पटाखे बनते थे बारूद से। चाइना को ज़्यादातर आविष्कार इसका श्रेय दिया जाता है कि बारूद का आविष्कार चाइना ने किया। लेकिन तोपें बननी शुरू हुई, बाबर यहाँ पर वो तोपें भी लाया था। और एक और मैं फैक्ट पढ़ रहा था इसके बारे में, बारूद के बारे में, कि बारूद जब वो चूना बनाते थे तो चूने में एक दिक्कत होती थी, अगर उसको ज़्यादा टाइट कर दिया तो वो जल्दी फट जाता था, उसको ढीला छोड़ दिया तो वो मिस हो जाता था। तो इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए क्या किया कि दानेदार बारूद बनाने लगे। अब दानेदार बारूद में कैसे बनाते थे? उसमें अल्कोहल डालते थे, और मैं पढ़ रहा था कि उसमें शराबी व्यक्ति का मूत्र भी डालते थे। तो एक ये मज़ेदार फैक्ट था जो मुझे बताना था। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये ऊपर है क्या कहते हैं, एक लौह स्तंभ है, जैसा महरौली में लगा हुआ है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के महरौली से ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसी तर्ज पर है। और ऐसे लौह स्तंभ बनाए जाते रहे हैं हमारे शासकों के द्वारा। लौह स्तंभ क्यों बनाते थे? क्योंकि इस पर वो अपनी वंशावली लिख सकें। चारों तरफ ये गार्ड साहब हैं जो बुर्ज की रक्षा कर रहे हैं अपने प्राणों पर खेलकर, जान हथेली पर लेकर। और ये सामने उनकी कचहरी है महाराज की, जिसको हम एक्सप्लोर कर आए। और देखो यार, इस दृश्य का आनंद लो। आ जाया करो कभी कभार लोहागढ़ में, भरतपुर में आओ, लोहागढ़ में आओ। यहाँ की जो नहर है आसपास बह रही है, उसमें खूब तैरो। देखो नहर है वो गंदी कर रखी है हालांकि शहर ने, लेकिन है। इस नहर में मैं तो कहता हूँ इस नहर में नावें चलवा दो, इसको साफ़ करवा के, तो पर्यटन बहुत जोर का बढ़ जाएगा। नावें चल रही हो, आसपास घुमा रही हो आपको, इसमें बतखें डोल रही हो, तो कितनी जोर का इसमें एक पर्यावरणीय माहौल बन जाएगा। तो कर सकते हैं। यहाँ के राजा महाराजाओं के पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मैंने इस पूरे गढ़ को घूमा, पर मुझे यहाँ पर एक कमी लगी। कमी एक्चुअली क्या है ना, हमारी कमी खोजने की आदत भी होती है भारतीयों की। मुझे कमी ये लगी कि इस किले की जैसे रख रखाव होना चाहिए, जैसे देखरेख होनी चाहिए, वैसे देखरेख नहीं हो रही। अगर आपको मैं वो चीज़ें नहीं दिखा पाया, दिखाना भी नहीं चाहता कमियां क्या हैं, लेकिन कमियां हैं। यहाँ पर कमी क्या है कि ये जर्जर होता जा रहा है, पूरा लोहागढ़ जर्जर होता जा रहा है। और इसमें अभी तो बहुत काम हो सकता है और बहुत सारे स्पॉट ऐसे बनाए जा सकते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट आए। ऐसा बहुत सी जगह बनाई जा सकती है। तो इस पर काम जरूर करना चाहिए। हमारे जो राजा विश्वेंद्र अभी फ़िलहाल हैं, इन पीढ़ियों में चले आ रहे हैं महाराजा सूरजमल की, उनको करना चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं वो तो वही जाने, पर इसका और भी बहुत कुछ रख रखाव किया जा सकता है। इसमें और भी बहुत सारे स्पॉट बनाए जा सकते हैं जो लोगों को एंटरटेन करें, क्योंकि लोग जब एंटरटेन होते हैं तभी आते हैं ऐसी जगहों को घूमने के लिए। और जब लोग आते हैं घूमने के लिए तो ऐसी जगह जीवंत हो जाती हैं। ये खुद बोलती है, ये खम्मा खुद बोलेगा, ये पत्थर खुद बोलते हैं कि हम इतिहास हैं, हमें जानो। हमने जो गलतियां करी हैं उनसे सीख लो, हमने जो गलतियां नहीं करी हैं उन्हें अपने जीवन में उतारो।
हमसे जानो, क्योंकि हम में सब कुछ है, हम में धोखा भरा पड़ा है, हम में रक्तपात भरा पड़ा है, हम में निष्ठा भरी पड़ी है, हम में देशभक्ति भरी पड़ी है, माटी के लिए बलिदान भरा पड़ा है। ये कह रहे हैं, ये पत्थर बोल रहे हैं हमसे, आकर जानो, आओ एक बार भरतपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।